नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज है 13 दिसंबर। चलिए अपना करंट अफेयर का सेशन स्टार्ट करते हैं। अभी हाल ही में एक रैंकिंग जारी हुआ, तो सबसे पहले देखें कौन सा रैंकिंग जारी हुआ, किस आधार पे जारी हुआ और इसमें भारत का क्या कोई कंपनी या किसी कौन सा स्थान मिला, क्योंकि जो भारत के परिप्रेक्ष्य में वही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो विश्व में रिजर्व के आधार पे एलआईसी का कौन सा स्थान है। एलआईसी का मतलब एलआईसी भारतीय जीवन बीमा निगम एक बीमा कंपनी है जो कि भारत की सबसे बड़ी कंपनी, जिसका मार्केट शेयर 60% से अधिक है। अब बात करते हैं एलआईसी का काम क्या है। एलआईसी का काम है जीवन बीमा पॉलिसी, इंश्योरेंस पॉलिसी, एंडोमेंट पॉलिसी, म्यूचुअल फंड, इन सब के माध्यम से उपभोक्ता से पैसा लिया जाता है और वो जो पैसा होता है वही रिजर्व होता है। रिजर्व का होगा वह धनराशि जो अपनी भविष्य के दावों के लिए कोई उपभोक्ता अपनी पैसों को जमा करता है, जिससे कभी एक्सीडेंट होने पे, कभी डेथ होने पे उसका इंश्योरेंस के माध्यम से उसको पैसा वापस हो जाए। और वो जो पूरा पैसा है वही एलआईसी का रिजर्व है। तो एलआईसी का रिजर्व कितना है? 503 बिलियन डॉलर। और इसी रिजर्व के आधार पे पूरे विश्व का चौथी बड़ी कंपनी है। कौन? चौथे स्थान पे। प्रथम पे कौन है? अलायंस जो कि जर्मनी की है। द्वितीय पे चाइना लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड। तृतीय पे निप्पन जो कि जापानी कंपनी है। अब बात करते हैं एलआईसी की स्थापना 1 सितंबर 1956 में किया गया। इसके मुख्यालय मुंबई में है। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने न्यायालय से लिया हुआ है। अभी हाल ही में एक जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से। तो सबसे पहले समझें कि जजमेंट क्या आया और क्यों आया, इन सभी को देखो। हाल ही में अनुच्छेद 370 निरस्त के मामले में सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय आया। तो क्या निर्णय आया इसको बाद में समझते हैं, पहले ये समझते हैं कि क्या केस क्या था, मतलब प्रॉब्लम क्या था। तो सबसे देखो, अभी थोड़ा समझने का प्रयास करो। मैंने यहाँ पे डिटेल में लिया है। देखो, जब 1947 अपना देश आजाद हुआ तो विभाजन के दौरान इंडिया और पाकिस्तान देश बना। इसके दौरान जम्मू कश्मीर जो था ये किसी में ना जाने का फैसला किया, मतलब विभाजन के दौरान किसी में भी नहीं गया। तो हुआ क्या, पाकिस्तान के द्वारा जम्मू कश्मीर पे आक्रमण करके महाराजा हरि सिंह के समय आक्रमण करके उसको अपने में मिलाने का प्रयास किया गया। तो महाराजा हरि सिंह के द्वारा भारत के पास आया गया और मदद के लिए बोला गया। तो भारत ने इनको सीधा बोला कि आप विलय पत्र पे साइन करो कि आपको अगर मैं मदद करूंगा तो आप भारत में शामिल हो जाओगे। तो इसके तहत इन्होंने विलय पत्र पे सिग्नेचर किया, जिसके तहत 26 अक्टूबर 1947 को इसको विलय कर लिया गया और भारतीय सेना के द्वारा पाकिस्तान की सेना को पीछे खदेड़ दिया गया। तो अब बात करते हैं, यहाँ तक तो विलय हो गया था, तो प्रॉब्लम कहाँ पे आया। तो प्रॉब्लम यहाँ पे आया कि जब ये विलय हो गया लेकिन वहां पे आक्रमणकारी थे, संक्रमणकालीन क्षेत्र था, इन सब की वजह से वहां पे एक अनुच्छेद जोड़ा गया अपने संविधान में, जिससे कि जम्मू कश्मीर की विशेष प्रावधान मिल सके और उस पर और कोई अतिक्रमण ना कर सके। इसकी वजह से आर्टिकल 370 के संक्रमण काल के दौरान इस विशेष प्रावधान 1949 में जोड़ा गया। मतलब जब इसको सिग्नेचर हुआ था तब यह प्रावधान नहीं था। उसके बाद 35A की बात करें तो 35A को 1954 में जोड़ा गया, जो कि इसलिए जोड़ा गया क्योंकि वहां पे ये नहीं समझ आ रहा था जम्मू कश्मीर का स्थायी निवासी कौन होगा, वहां के खुद के लोग या भारत के किसी भी राज्य को वहां के स्थायी निवासी बन सकते हैं। इसके लिए 35A जोड़ा गया। अब ये दोनों जोड़ तो दिया गया, तो इससे प्रॉफिट ये हो रहा था, मतलब प्रॉफिट नुकसान की तो बात अलग है। सबसे पहले ये समझा जाए कि यहाँ से जम्मू कश्मीर वालों को ये एक स्पेशल दर्जा मिल जाता था, जो कि भारत के किसी अन्य राज्यों पे नहीं मिलता था। तो यही चीज 2019 में क्या हुआ कि वहां पे राष्ट्रपति शासन थी और राष्ट्रपति शासन के दौरान वहां पर मेन कानून जो भी बना सकता है वो राष्ट्रपति ही बना सकता है। उस समय राष्ट्रपति कौन थे? रामनाथ कोविंद। तो इन्होंने अध्यादेश जारी किया। अध्यादेश का मतलब होता है कोई कानून जारी करना, अब क्योंकि राष्ट्रपति का ही कानून लगेगा। तो इन्होंने जारी किया कि 35A खत्म हो जाएगा। दूसरा इन्होंने किया कि आर्टिकल 370 के दौरान जो विशेष प्रावधान दिया गया राज्यों को, मतलब जम्मू कश्मीर को, उसको परिवर्तन कर दिया जाएगा। इसको तो पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा जो स्थायी निवासी, क्योंकि हर कोई निवासी हो सकता है। और साथ में जो इसको परिवर्तन किया गया, इस परिवर्तन में कहा गया कि जैसे अन्य राज्यों को कोई भी सुविधा मिलता है वैसे जम्मू कश्मीर, मतलब भारत का जैसे अन्य राज्य है सेम उसी तरह जम्मू कश्मीर भी राज्य है। और 2019 में इसके अलावा क्या हुआ था, इसके अलावा इसको एक राज्य था, इसको 2 केंद्र शासित प्रदेशों में डिवाइड कर दिया गया। एक तो जम्मू कश्मीर, एक लद्दाख। ये तो हुआ 2019 में। तो इसमें प्रॉब्लम कहाँ पे आया? तो इसमें इसी जो चीज को राष्ट्रपति के द्वारा किया गया था, इसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिया गया। अब चुनौती क्या दिया गया, वही समस्या आया। अब उसका चुनौती का क्या परिणाम आया उसको देखते हैं। ठीक है, चुनौती इनके द्वारा ये दिया गया जो 370 राष्ट्रपति के द्वारा हटाया गया। तो पहली बात, 370 को हटाना क्या ये स्थायी आर्टिकल था या अस्थायी, मतलब इसको हटाया जा सकता है या नहीं। और दूसरा कि ये राष्ट्रपति के दायरे में था या नहीं, क्योंकि राष्ट्रपति ने इसको हटाया है। और दूसरी चीज, जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, उसको राज्य का दर्जा कब मिलेगा। और उसके साथ साथ विधानसभा के लिए बोला गया विधानसभा कब से लागू होगा। इन सभी को देखो, सुप्रीम कोर्ट संवैधानिक पीठ। संवैधानिक पीठ का मतलब होगा कि जब 5 से अधिक जज या 5 जज मिलकर कोई कोई निर्णय सुनाते हैं तो वो संवैधानिक पीठ कहलाता है। क्योंकि 11 दिसंबर 2023 को निर्णय आया कि एक देश एक संविधान एक ध्वज। इसका मतलब हुआ कि
अपना भारत देश है, उसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर का अलग से कोई संविधान है, अलग से उसको कोई विशेष प्रावधान या उसका कोई संप्रभुता नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि पूरे सभी में एक ही देश, एक संविधान और एक ध्वज पे ही चलेगा। अब इसके अंतर्गत बात किया गया कि जब एक ही संविधान है तो इसको 370 के माध्यम से इसको स्पेशल प्रावधान क्यों दिया गया है? इसकी वजह से ये बोला गया था कि इसको 370 को 1949 में लाया गया, लेकिन इसको अस्थायी संक्रमणकालीन है, इसको हटाया जा सकता है। तो पहला तो निर्णय लिया गया। दूसरा, राष्ट्रपति के दायरे में है या नहीं? तो राष्ट्रपति के दायरे में है, क्योंकि वहां पे आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगा था, और जब राष्ट्रपति शासन लगा था तो कोई नियम या कानून कौन लाएगा? राष्ट्रपति, इसलिए कर सकते हैं। और तीसरी बात कि जम्मू कश्मीर की यूनियन टेरिटरी मतलब केंद्र शासित प्रदेश बना दिया, इसको राज्य का दर्जा कब मिलेगा? तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें हस्तक्षेप करते हुए बस संसद से ये आग्रह किया है कि आप इसको राज्य का दर्जा दो, क्योंकि संसद के अंदर यह कानून आता है, अधिकार आता है कि वो किसी राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बना सकता है और केंद्र शासित प्रदेश को राज्य बना सकता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। अब बात करें विधानसभा, तो विधानसभा के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सख्त निर्देश दिया है कि 30 सितंबर 2024 से पहले यहाँ पे इलेक्शन हो जाना चाहिए और साथ साथ विधानसभा का गठन हो जाना चाहिए। हम आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने राजनीति से लिया हुआ है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बनाया गया। सबसे पहले ये देखेंगे कौन मुख्यमंत्री किसको बनाया गया और वो कहां से किस सीट से एमएलए हैं, और भी जितने आयाम पर क्वेश्चन बनेगा। तो अभी हाल ही में नए मुख्यमंत्री किसको बनाया गया? मोहन यादव को, जो कि 58 वर्ष के हैं। अब बात करते हैं, अभी मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ था 230 सीट पे, जहां पे 163 सीट के साथ बीजेपी बहुमत में आई थी और मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया। तो मोहन यादव उज्जैन के दक्षिणी सीट से 3 बार के एमएलए हैं। इनके साथ 2 उप मुख्यमंत्री भी बनाए गए, जगदीश देवड़ा, राजेंद्र शुक्ला। अब स्पीकर की बात करें तो स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर, जो कि पहले भारतीय कृषि मंत्री रह चुके हैं, अभी हाल ही में इनको मध्य प्रदेश का स्पीकर बना दिया गया। अब बात करते हैं क्या मुख्यमंत्री अभी हाल ही में बनाया गया, इनको पहले कोई पद पे रखा गया था? तो जी हाँ, पहले ये शिवराज सिंह चौहान के समय ये शिक्षा मंत्री रह चुके हैं। अब मध्य प्रदेश के राज्यपाल की बात करें तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल। चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने खेल से लिया हुआ है। अभी हाल ही में WPL 2024 की नीलामी में सबसे महंगी अनकैप्ड खिलाड़ी कौन है? WPL जैसे IPL होता है पुरुषों के लिए, वैसे WPL महिला प्रीमियर लीग, वुमेन्स प्रीमियर लीग, ये महिलाओं के लिए होता है। तो उनकी क्या होता है, प्लेयर को खरीदा जाता है, नीलामी किया जाता है। उसके दौरान सबसे महंगा प्लेयर किसको खरीदा गया? और अनकैप्ड का मतलब होता है कि पिछली बार किसी भी टीम में नहीं थी, मतलब इनके ऊपर किसी का कैप नहीं है, इस बार पहली बार उनको चुना गया है। और पहली बार में भी सबसे महंगा, क्या नाम है उनका, काशवी गौतम, जो कि ऑलराउंडर है। अब WPL का फुल फॉर्म महिला वुमेन प्रीमियर लीग। अब इस बार संस्करण कौन सा है? इस बार दूसरा संस्करण है। इसके बाद पहली संस्करण में पूर्व विजेता कौन रह चुका है? मुंबई इंडियंस। इसमें कितने टीम पार्टिसिपेट करेगी? इसमें टोटल 5 टीम पार्टिसिपेट करेगी। इनको काशवी गौतम को सबसे महंगा खरीदने वाला कौन सा टीम है? तो गुजरात टाइटन, जो कि 2 करोड़ में खरीदते हैं। अब समझते हैं कि WPL क्या है। देखो, महिला वुमेन्स प्रीमियर लीग BCCI द्वारा आयोजित एक T20 प्रतियोगिता है, जिसमें 5 टीम पार्टिसिपेट करती हैं, जिसमें मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल्स, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर, गुजरात टाइटंस, लखनऊ वॉरियर्स। देखो, पुरुषों में लखनऊ सुपर जेंट्स होता है, महिलाओं में लखनऊ वॉरियर्स। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने समारोह से लिया हुआ है। देखते हैं अभी हाल ही में कौन सा समारोह हुआ और हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से क्यों इंपॉर्टेंट है। कारगिल युद्ध की जीत के उपलक्ष्य में ऑनर रन का आयोजन कहां पे किया गया? क्या? ऑनर रन। और ऑनर रन क्या है? ये ऑनर रन एक ऐसी दौड़ है जो देशभक्ति के भाव को बढ़ावा देता है। अब बात करते हैं इसका आयोजन कहां पे किया गया। नई दिल्ली जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में किया गया। इसके शुभारंभ कौन थे? तो मनोज पांडे, जो कि थल सेना के अध्यक्ष भी हैं। अब बात करते हैं क्यों मनाया जाता है। तो कारगिल युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में इसको मनाया जाता है। इसमें कौन शामिल हुआ? इसमें सेवानिवृत्त जो सेवा से रिटायर हो गए हैं और सेवारत जो सेवा में कार्यरत हैं, साथ में भारतीय सेना और परिवार, इन सभी को इनको शामिल हुए। अब बात करते हैं कारगिल युद्ध कब हुआ था। तो देखो, इंडिया पाकिस्तान के बीच 4 युद्ध हुआ। एक तो 1947, जो कि भारतीय विभाजन के समय भारत विजेता रहा। 1965 में फिर जम्मू कश्मीर को लेकर ही झगड़ा हुआ, तो उसमें भी भारत विजेता रहा। 1971 में बांग्लादेश को लेकर विवाद हुआ, जिसमें फिर से भारत विजेता रहा। 1999 में कारगिल की जगह पे जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के द्वारा आक्रमण करके वहां पे आक्रमण कर लिया गया था, जिसके बाद भारतीय सेना वहां पे गई और कारगिल युद्ध हुआ। उसके दौरान फिर भारत विजेता रहा और इसी के उपलक्ष्य में 26 जुलाई को इसका समाप्त हुआ था युद्ध। तो 26 जुलाई को ही कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है, जो कि इस बार 26 जुलाई 2023 को 25वीं वर्षगांठ मनाया गया। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको करंट अफेयर को शॉर्ट नोट्स के माध्यम में डिटेल में पढ़ना है तो आप इस फैमिली के हिस्सा बन सकते हैं। धन्यवाद।